हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीवियस ईयर सेट जो 2021 में आया था 25 नवंबर को बैंकिंग एंड फाइनेंस का टॉपिक करने जा रही हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स। क्या इलेक्ट्रॉनिक पर्स जो हम इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हैं, क्या वो उसमें रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन होता है? नो, ये नहीं होगा। विजुअल रिकॉग्निशन होता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो तो हम पेमेंट करते हैं कैश तो हाथ में होते नहीं है वो। नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट्स, सही बात है, बैड पेमेंट्स का कोई रिस्क नहीं होता। और मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स विथ नॉट कैश फ्लॉट टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट। हम ये सही बात है, हम कैश में पेमेंट नहीं करते और रिस्क ऑफ थेफ्ट नहीं होता है, क्योंकि जब कैश हाथ में नहीं होंगे तो चोरी होने का डर भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ये दोनों गलत है। इसमें फॉल्स पूछ रहा था तो ए एंड बी 3 नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर द डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। मनी मार्केट का डिफेक्ट्स क्या है, डिमेरिट क्या है, ये हमें बताना है। तो देखेंगे क्या मनी मार्केट होता क्या है। पहली बात, मनी मार्केट जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम होता है। फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स होता है आपका पैसे को इकट्ठा करना, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। तो फाइनेंशियल सिस्टम का 4 कंपोनेंट होता है: फाइनेंशियल मार्केट, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं: फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट का ये टाइप होता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। 2 टाइप होता है इसके, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब हम देखते हैं ये क्या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना, क्या ये डिमेरिट है? नो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है। डिकोटमी इन इंडियन मनी मार्केट, मतलब इंडियन मनी मार्केट जो है 2 भागों में बटा हुआ है, 2 सेक्टर में बटा हुआ है। एक आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये हम कह सकते हैं डिमेरिट है। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये तो काफ़ी व्यवस्थित अच्छा है सब चीज़ इसका, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कहाँ से पैसे आए, सेविंग कहाँ से हम इकट्ठा किए। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेविंग इकट्ठा किए और कितना किए और कहाँ उसका प्रॉपर यूटिलाइज कैसे किए, वो सब हमें अच्छे से पता होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हो गए हमारे बैंक, ये इंडिजेनस बैंकर्स हो गए या फिर साहूकार हो गए, इन लोगों के पास कहाँ से सेविंग इकट्ठा होती है ये हमें अच्छे से प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं इसकी भी हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। तो ये हमारा डिमेरिट है। फिर फाइनेंसिंग इंडस्ट्री को फाइनेंस करना, क्या ये डिमेरिट है? नो। और डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, हाँ, इसमें मनी मार्केट में हमारा इंटरेस्ट रेट काफ़ी उसमें काफ़ी विविधता पाई जाती है। डाइवर्सिटी यानी विविधता, मतलब बहुत तरह के इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। आप देखेंगे बैंक के ही थोड़े थोड़े अंतर होते हैं इंटरेस्ट रेट में, और तो हमें उससे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, तो आप देख सकते हैं ये डिमेरिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी, यानी 4 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, मैच द फ्लोइंग है। इसमें इंश्योरेंस एक्ट जो है वो उसका 1938 में आया है। और फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट जो है वो 1956 में आया है।
और मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 में आया है और मैरीन इंश्योरेंस एक्ट जो है 1963 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 में विच कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अंडर द बासेल I अकॉर्ड BCBS फिक्स्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर बैंक एक्ट। बोल रहा है कि BCBS जो है यानी बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल जो है बैंक के लिए कितने रखे हैं 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट। मतलब आपको इतना 8% तो आपको मैनेज करके रखना ही होगा बैंक में। तो ये BCBS इशूड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ये कब 1988 में, बट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड 1999 में ये अडॉप्ट किया इंडिया ने और 8% उस वक्त RWA का रखा गया। बाद में 2009 में इसे बढ़ा के 9% कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। बोला है कि इसमें स्टेप्स बताने हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजर होते कौन हैं, इनका क्या काम है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उनका काम होता है पोर्टफोलियो को मैनेज करना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका होता है जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर जो होते हैं वो इस तरह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, मीन्स आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो वो क्या क्या स्टेप्स करते हैं देखिए। पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी का पहले अप्रूवल लेते हैं, फिर पेमेंट ऑफ फ़ी, फिर उसके बाद फ़ी का पेमेंट करते हैं और उसके बाद फिर एडिक्वेट स्टेप्स फॉर रेडिसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस, मतलब जो इन्वेस्टर की जो शिकायत है उसका निवारण करते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ स्पेस, उसके बाद आपका हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट, मतलब आपको मिनिमम कैपिटल कितना रखना है अब उस चीज़ के बारे में बताते हैं, मेंटेन करने के लिए करते हैं। और उसके बाद फिर अबाइड बाय द रेगुलेशंस अंडर द सेबी एक्ट, मतलब आपको सेबी एक्ट के रेगुलेशन को मानना है। तो ये हो गए आपके 5 स्टेप्स, यानी 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा A, D, B, C और E। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमने देखा फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग को इकट्ठा करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही है देखते हैं। RBI has direct supervision over depositories and mutual funds. No, RBI का डायरेक्ट सुपरविज़न नहीं है बल्कि बैंक डिपॉजिट करती है अपने में। तो ये और RBI जो है बैंक को कंट्रोल करती है, ये बैंकों को सुपरवाइज करती है, तो ये तो गलत है। फिर मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब मॉनेटरी कंट्रोल क्या हम CRR और SLR से करते हैं, सही बात है। अगर रिजर्व का कुछ पोर्शन आपका SLR के रूप में होता है और कुछ CRR के रूप में। जो CRR के रूप में होता है ये आपका RBI के पास होता है और जो SLR है वो आपको बैंक खुद अपने पास रखती है। तो अगर मॉनेटरी कंट्रोल करना होता है, यानी अगर मनी सप्लाई बढ़ गया है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं SLR का रेट बढ़ा देते हैं और CRR का भी रेट बढ़ा देते हैं, जिससे कि बैंक अपने पास जमा ज़्यादा करेगी और RBI भी अपने पास ज़्यादा जमा करेगी और जिससे
जिससे कि आप लोन कम से कम दे पाएंगे, बैंक कम दे पाती है और लोन कम देगी तो मनी सप्लाई, मनी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह हम, ये वाला सही है ये। फिर प्राइमरी डीलर मेनली डील्स इन शेयर म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। बोले प्राइमरी डीलर जो है वो सिर्फ शेयर एंड म्यूचुअल फंड में ये डील करते हैं मेनली, तो गलत है ये, क्योंकि प्राइमरी डीलर जो होते हैं वो कौन है, ऑब्वियसली बैंक्स। तो बैंक्स जो है वो सिर्फ शेयर और ये इस मेनली इसमें करती है, नो, आपका डिपॉजिट भी करती है, बहुत सारे काम करती है। तो द डिक्रीज इन स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन, ये भी गलत है। इसमें कह रहा है क्या SLR का डिक्रीज करना ये यही अनुबंध है क्रेडिट क्रिएशन का, गलत है। क्यों? क्योंकि SLR को हम बढ़ाएंगे तब जाकर ये क्रेडिट कंट्रोल होगा जिसका हम अनुबंध करते हैं। SLR बढ़ाएंगे तो ये लोन हम कम प्रोवाइड करेंगे, बैंक अपने पास पैसे ज़्यादा रखेगी, और लोन जब कम प्रोवाइड किया जाएगा तो क्रेडिट कंट्रोल होगा जिसका हम अनुबंध करते हैं। अनुबंध यानी जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये गलत है, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। Which of the following statement is not true about Indian money market? इंडियन मनी मार्केट के लिए कौन सा ये ट्रू नहीं है बताना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs जो है आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट। क्या ये ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट होता है NBFC में? नो, ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, तो ये तो गलत है। फिर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू सेल यूनिट्स टू कॉरपोरेट्स एंड इंडिविजुअल। बोला है कि मनी मार्केट जो है वो कॉरपोरेट को भी और इंडिविजुअल को भी सेल करती है म्यूचुअल फंड, तो सही है। मनी मार्केट जो है उसके उसमें आपके पार्टिसिपेंट्स कॉरपोरेट भी होते हैं और इंडिविजुअल भी होते हैं। मतलब मनी मार्केट जो है उसमें जो आपके शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं, जैसे T-बिल हो गए। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आपके होते हैं T-बिल आ गए, फिर आपके कॉल मनी आ गए। तो ये जो T-बिल जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो ये आप T-बिल 25,000 के मल्टीपल में होता है। तो ये इंडिविजुअल भी इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं और कॉर्पोरेट यानी कंपनी भी होते हैं, तो ये सही है। ए वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इज एसेंशियल फॉर ए मॉडर्न इकोनॉमी, सही है। वेल डेवलप्ड मनी मार्केट ही ज़रूरत है मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, जो ऑर्गेनाइज्ड हो। इन द इंडियन मनी मार्केट द प्रीडोमिनेंट प्लेस इज एंजॉयड बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सही बात है। मनी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस जो है किसका, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है। आप देख सकते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, T-बिल, कॉल मनी और उसके बाद फिर आपका कॉमर्शियल पेपर एंड कॉमर्शियल बिल होता है। तो T-बिल जो है ये सिक्योरिटी है और ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस किसका होता है, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट का होता है। इसमें सिक्योरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की ही होती है। और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं T-बिल क्या होता है और कॉल मनी क्या होता है। तो T-बिल आपका जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो RBI गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रेजरी बिल इशू करती है, और ये हर वेडनेसडे को इशू होता है। हर वेडनेसडे मीन्स वेडनेसडे एक अल्टरनेट वेडनेसडे को, यानी 14 डेज पे। और कॉल मनी जो होता है, कॉल मनी आपका 1 डे के लिए अगर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन जो होता है उसे हम कॉल मनी कहते हैं। मतलब बैंक को अगर ज़रूरत हो पैसे की तो वो दूसरे बैंक से अगर पैसे लेता है 1 डेज़ के लिए तो कॉल मनी कहते हैं, और अगर 14 डेज़ के लिए अगर ले तो नोटिस मनी कहते हैं।
और अगर 14 से 364 डेज के लिए ले तो उसे हम टर्म मनी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर, यानी ट्रू आंसर हो जाए, नॉट ट्रू, कौन सा नॉट ट्रू है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रिस्क कंसिडर्ड फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अंडर बासेल 2। बोल रहा है कि बासेल 2 में रिस्क कंसिडर्ड फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब रिस्क क्या है। बासेल 2 में रिस्क के 3 तरह के रिस्क दिए हुए हैं, वो कौन से हैं? तो पहला है क्रेडिट रिस्क, दूसरा मार्केट रिस्क, तीसरा ऑपरेशनल रिस्क। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम देखें बासेल 2 है क्या। बासेल 2 में आपके 3 पिलर दिए हुए हैं। एक फर्स्ट पिलर आपका दिया हुआ है कैपिटल रिक्वायरमेंट का, मतलब आपको कितना कैपिटल मेंटेन करके रखना है ताकि बैंक्स के फेलियर के सिचुएशन ना आए। बासेल इसमें आपका पहले बासेल 1 में 8% था, फिर बाद में 2009 में इसको बढ़ाकर 9% कर दिया गया था। और फिर ये सेकेंड पिलर में आपका दिया हुआ है, सेकेंड पिलर इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का पहला पिलर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना मेंटेन करना है वो है। सेकेंड है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। इसमें आपके 3 तरह के रिस्क दिए हुए हैं जिसको आपको मैनेज करना होता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है बासेल 2 के सेकेंड पिलर में दिया हुआ है ये। और थर्ड पिलर आपका होता है रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन, रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन का। इसमें आपका कहता है कि आपको रिस्क को डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब आपको बताना चाहिए क्या रिस्क है, और मार्केट डिसिप्लिन की भी जानकारी देनी चाहिए बैंकों को अपने। तो ये आपके बासेल 2 में दिया हुआ है, बासेल 2 के 3 पिलर्स का ये है। तो अब हम देखते हैं, इसका आंसर हो गया 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर NBFCs। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सा सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है? तो लीजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना ये प्रोवाइड नहीं करती है, और ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड करती है, ये NBFC आपका अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और एसेट मैनेजमेंट सर्विस ये आपका प्रोवाइड करती है, एसेट को मैनेजमेंट करने का काम करती है ये। और म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल सर्विस बैंक ये भी करती है। तो आंसर हो जाएगा 2, इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन। अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेब्ट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। बोल रहा है कि स्टेप्स बताने हैं कि DRT जो है वो डेब्ट रिकवरी करते समय वो कौन सा स्टेप्स अपनाती है। तो पहला वो देखती है कि सो काउज विद इन 30 days एज टू वाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द बैंक। पहले वे देखती है कि क्या कारण है, 30 days में कारण बताने होते हैं बैंक को रिलीफ क्यों नहीं देनी चाहिए, बैंकों को क्यों नहीं ग्रांट देनी चाहिए। तो ये पहला हो गया। और दूसरा हो जाएगा आपका डायरेक्ट हिम टू डिस्क्लोज पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेंट बैंक। जो बैंक में जो जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप स्पेसिफाइड किए हुए हैं उसके अलावा अगर आप कुछ और
प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। और थर्ड हो गया आपका कि रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डीलिंग विथ डिस्पोजिंग ऑफ द कंसर्न एसेट्स प्रॉपर्टीज पेंडिंग एट द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। जिस प्रॉपर्टी पे आपका हियरिंग बाकी है उसे आप उस प्रॉपर्टी पे आप डील नहीं करेंगे। ये हो गया थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर CBA। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। व्हाट आर द रीजंस पुट फोर्थ फॉर द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स आर। बोला है कि हमें इंटरनेशनल बैंक पे कंट्रोल करना चाहिए, इसका क्या रीज़न है। पहला, दीज बैंक्स इनकरेज इन्फ्लेशन बाय एडिंग स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। आप देखते होंगे कि सभी बहुत लोग जो हैं बचने के लिए, इन टैक्स से बचने के लिए इंटरनेशनल बैंक में पैसे जमा करते हैं। तो होता है कि उससे इन्फ्लेशन की स्थिति, बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं इंटरनेशनल बैंक में, जिससे इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये दीज बैंक्स, इसलिए हमें कंट्रोल करना चाहिए इंटरनेशनल बैंक में। और फिर सेकेंड हो गया आपका, दीज बैंक्स समटाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक फेल्यूर दैट मार द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर्स। बोल रहा है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बैंक में पैसा जमा करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं और फिर बैंक से लोन लेकर जमा भी नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके वो बाहर भाग जाते हैं विदेशों में और इंटरनेशनल बैंक में ही जमा करके रखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, बैंक फेल्यूर का सिचुएशन आ जाता है। बैंक जो है, जिस बैंक से लोन लिया गया उसमें मनी की कमी हो जाती है, जिससे वो इंटरेस्ट भी डिपॉजिटर को समय पे नहीं दे पाते। ऐसा सिचुएशन आ जाता है, फेल्यूर सिचुएशन आ जाता है आपका। फिर दे कॉज अनमैनेजेबल इंडेप्टेडनेस अमॉन्ग द बोरोइंग गवर्नमेंट्स बाय चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट। और वो जो इंटरनेशनल बैंक है, वो जिनके पास ज़्यादा पैसे जमा कर दिया जाता है, कर देते हैं सभी, तो ऐसे ये इंटरनेशनल बैंक क्या करती है, जिस कंट्री की गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके उन्हें पैसे प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल बैंक को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और दे डू नॉट एडहेयर टू द क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट। और जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं वो होस्ट कंट्री के गवर्नमेंट के क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी को नहीं मानती है। तो ये भी एक रीज़न है आपका जो इंटरनेशनल बैंक के एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चारों ही आपके रीज़न है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट, और बताना है कि ये सही है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, कैपिटल मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड डाइवर्टिंग देम इन प्रोडक्टिव चैनल। सही बात है, कैपिटल मार्केट जो है वो किसका पार्ट है, आपका फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट का ये टाइप होता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका क्या काम होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग। तो कैपिटल मार्केट का भी काम यही है कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना और उसको प्रोडक्टिव चैनल में लगाना। और सेकंड हो गया आपका, कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट वेयर बायर एंड सेलर इंगेज इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक, etc। हाँ, कैपिटल मार्केट जो होता है इसमें आपका शेयर बॉन्ड इस सबसे रिलेटेड होता है, इसमें इसी चीज़ का सेल एंड बाय होता है। तो ये भी सही है आपका, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। थैंक्स।